हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लाइफ। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं बताऊंगा आपको सिविल प्रक्रिया संहिता के एक महत्वपूर्ण विचारण के बारे में। महत्वपूर्ण विचारण ऐसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता में विचारण में बहुत समस्या आती है कि आदमी सोचता है कि सिविल का केस इतना लंबा चल रहा है, इसका कारण क्या है। इसका कारण आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं यही भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका जो सिविल का पूरा जो केस है कैसे चलता है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा, चौथा, ऐसे लास्ट में आके कौन कौन से स्टेज पर जो मामला है पूरा खत्म होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगती है, और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ध्यान देना इस वीडियो पे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही आपका पहला स्टेज निकलेगा उसके बाद आपको सब कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा कि इसमें चल क्या रहा है आखिरकार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि कौन कौन से केसेस इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि इसमें प्रॉपर्टी के केसेस आपको नॉर्मली पता होगा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस तो इसमें आते ही हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस तो इसमें आते ही हैं। उसके बाद मैं बात करूं इसमें मनी रिकवरी सूट जो होता है, मनी रिकवरी एक केस होता है। तो मनी रिकवरी वाले सूट जो होते हैं, मनी रिकवरी केसेस जो होते हैं, मनी रिकवरी की जाती है। धन प्रॉपर्टी के केसेस हो गए। संपत्ति से रिलेटेड मामले आपने कोर्ट में भी सुने होंगे कि संपत्ति से रिलेटेड मामले सिविल केसेस के अंतर्गत आते हैं। मनी रिकवरी सूट है, ये भी सिविल प्रक्रिया संहिता मतलब से ही गवर्न होता है और सिविल केसेस आता है। और एक और आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी से संबंधित जो केस होते हैं वो इसमें आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित। उसके बाद इसमें फैमिली मैटर्स आ जाते हैं। फैमिली मैटर जो होते हैं वो भी सिविल प्रक्रिया से ही गवर्न होते हैं। तो फैमिली मैटर जो होते हैं वो भी इससे ही गवर्न हो जाते हैं। ओके। उसके बाद इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर के जो मामले आते हैं, कोऑपरेटिव जो मामले आते हैं ना, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो कई सारे मामले और भी कई मामले आते हैं, जैसे लेबर से संबंधित मामले हैं, शिक्षा या एजुकेशन से संबंधित मामले हैं, ठीक है, और एक सर्विस रिलेटेड मामले हैं, व्यवसाय से संबंधित कोई मामला है। तो वो सब चीजें इसके अंतर्गत, उसमें मतलब सीपीसी गवर्न होती है, उसकी सीपीसी के द्वारा ही इसका ट्रायल किया जाता है। अब मैं आ जाता हूं आपके ट्रायल पे। तो सबसे पहले का स्टेज जो आता है, सबसे पहला स्टेज जहां से आपका मामला स्टार्ट होता है, तो न्यायालय में वाद पत्र दाखिल करके सबसे पहले आपका मामला होता है। वाद पत्र वो कहते हैं प्लेंट। तो प्लेंट जब आप दाखिल करते हैं न्यायालय में, प्लेंट में क्या क्या विशिष्टियां होती हैं, मतलब सीधी सी बात यह है कि न्यायालय में आपको कोई, जैसे आपका कोई अधिकार वॉल्यूशन हुआ है, आपको किसी प्रकार की कोई संपत्ति पर डिक्लेरेशन कराना है, किसी प्रकार से संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो मैं संपत्ति की केस को ले लेता हूं। सबसे पहले संपत्ति से केस से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैटर क्या है। तो सबसे पहले देखें संपत्ति के केस में, जैसे संपत्ति पर, जैसे आप मान लो अपनी प्रॉपर्टी पे मकान बनाकर रह रहे हो और सामने वाला आता है, वो कहता है कि ये संपत्ति मेरी है, मेरे पास इसकी रजिस्ट्री है, मैंने इस संपत्ति खरीद ली है किसी थर्ड पार्टी से। मैंने आपसे नहीं खरीदी, मैंने उससे खरीदी है। इस खेत को मैंने उससे खरीदा है। अब ये खेत मेरा हो गया, मैंने इसके पैसे दे दिए हैं, ये देख लो इसकी रजिस्ट्री हो गई है, ठीक है। अब क्या होता है, अब आप कहेंगे कि नहीं, ये जो आपकी रजिस्ट्री हुई है वो गलत रजिस्ट्री है, शून्य है, एक तरीके से वो रजिस्ट्री वॉइड है, और ये वाली जो मेरे पास रजिस्ट्री है वो एक वैलिड रजिस्ट्री है, क्योंकि मैंने इसको बेचा ही नहीं है किसी थर्ड पार्टी को, ये मेरे ही है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, वो उस खेत पर कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद आपके पास क्या राइट बचा? आपके पास राइट बचा कि आप न्यायालय में वाद पत्र दाखिल करें, अपने अधिकार को बचाने के लिए न्यायालय में अपने डिक्लेरेशन कराने के लिए अपनी प्रॉपर्टी पर कि ये संपत्ति जो है वो मेरी है। आसपास के गवाहों से आप डिक्लेयर कराएंगे, कई सारे कागज हैं जो आप डिक्लेयर कराएंगे। तो ये सब चीजें करके आप एक वाद पत्र तैयार करेंगे वकील साहब के द्वारा, वकील साहब के माध्यम से
एक वाद पत्र तैयार करवाएंगे। वो वाद पत्र को न्यायालय में लगाया जाएगा, जिसमें कोर्ट फीस भी इंक्लूड होती है। कोर्ट फीस इसलिए दी जाती है कि न्यायालय को क्या पता कि आपने किस प्रकार से आपने मामला न्यायालय को परेशान करने के लिए किया है या कुछ पर करने के लिए किया है। तो एक तरीके से न्यायालय कोर्ट फीस जमा करवा लेता है, जिससे क्या होता है न्यायालय में जो कार्रवाई होती है उसके लिए फीस लगती है। ठीक है, तो उस फीस को न्यायालय ने जमा करा लिया और वाद पत्र को आपने पेश कर दिया। तो वाद पत्र को जब पेश किया जाता है न्यायालय में, तो इस सीपीसी में एक महत्वपूर्ण प्रोविजन है ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 को आप पढ़े। ऑर्डर 7 क्या कहता है? ऑर्डर 7 कहता है, हाँ एक चीज मैं ये बता दूं कि इसमें मैं सेक्शन भी बोलूंगा और ऑर्डर भी बोलूंगा। सेक्शन क्या होते हैं? सेक्शन में केवल लॉ बताया गया है। जैसे सेक्शन इसका 11 देखेंगे आप, सेक्शन 11 में आपको रेस जुडिकाटा मिलेगा। रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि जैसे एक ऐसा लॉ दिया गया है उसमें, जैसे किसी व्यक्ति के जैसे कि कोई व्यक्ति था, दो पार्टी थी, दो पार्टी के बीच कोई मामला चला, उसमें निर्णय आ गया। निर्णय आने के बाद अब क्या होता है, निर्णय आने के बाद तो निर्णय की कॉपी है और फिर उन्हीं पार्टियों के बीच दोबारा मामला होता है। उसी तथ्यों के आधार पर दोबारा न्यायालय में वाद लग जाता है। तो जो पहले निर्णय हुआ था उसमें, उस निर्णय की प्रति वो न्यायालय में पेश कर देते हैं, जिससे अब मामला आगे नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये लॉ होता है, लॉ दिया गया है इसमें। लेकिन जब आप इसमें आएंगे ऑर्डर में, इसके ऑर्डर में आएंगे सिविल प्रक्रिया संहिता के, तो ऑर्डर मिलेंगे आपको टोटल सेक्शन मिलते हैं 1 मिलेंगे 156 और ऑर्डर मिलेंगे इसमें आपको 51। तो टोटल 51 ऑर्डर। एक ऑर्डरों में दिया गया है उसकी प्रक्रिया। सेक्शन तो ठीक है अपने आप में, लेकिन ऑर्डर में दी गई है प्रक्रिया। जैसे प्लेंट आपने फाइल किया, तो प्लेंट को फाइल करने की जो प्रक्रिया है वो ऑर्डर 4 और ऑर्डर 7 में रिलेटेड होती है। ऑर्डर 7 में दी गई है कि वाद पत्र किन किन चीजों का उल्लेख किया जाएगा, कौन कौन सी विशिष्टियां उसमें उल्लेखित की जाएंगी, उन चीजों का उल्लेख दिया गया ऑर्डर 7 में। और ऑर्डर 4 में दिया गया वादों का संचित किया जाना, कि वाद किस प्रकार से प्रारंभ किया जाएगा, तो वो दिया गया है इसमें ऑर्डर 4 में। और ऑर्डर 7 में दिया गया है किस किस विशिष्टियों का इसमें उल्लेख किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको इसमें पढ़ा ही देता हूँ। ऑर्डर 7 आप खोलें अपनी बैरेक्ट में। ऑर्डर 7 में क्या दिया गया है, इसमें टोटल कई सारे रूल हैं, लेकिन आप इंपोर्टेंट रूल को टिक कर लें। सबसे पहला रूल टिक करें, उसमें लिखा है वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां। तो जो विशिष्टियां होती हैं, मतलब किन किन चीजों को उसमें उल्लेख किया जाएगा, वाद कारण का उल्लेख किया जाएगा, पार्टीज का उल्लेख किया जाएगा, पक्षकारों का उल्लेख किया जाएगा, कोर्ट फीस का उल्लेख किया जाएगा, ये सब चीजें। और वाद का कारण क्या रहा, किस प्रकार से वाद अराइज हुआ, उत्पन्न हुआ, तो वो चीज विशिष्टियां उसमें लिखी जाएंगी। विशिष्टियां लिखने के बाद अगर ऑर्डर रूल इसका 2 कहता है ऑर्डर 7 का कि अगर धन से संबंधित कोई वाद है तो उसमें क्या क्या चाहिए होगा, तो धन से संबंधित वाद रूल 4 में दिया गया है क्या क्या चाहिए होना चाहिए। उसके बाद रूल 2A में दिया गया अगर कोई ब्याज वगैरह है तो उससे संबंधित कोई मामला, उससे संबंधित कोई बात है तो वो चीज कैसे उल्लेखित की जाएगी। ऑर्डर इसके रूल 9 को आप पढ़ें। रूल 9 कहता है कि रूल 9 ये कहता है कि इसमें ये दिया गया है वाद पत्र ग्रहण करने की प्रक्रिया। तो वाद पत्र ग्रहण करने की प्रक्रिया में इसमें ये दिया है कि अगर मान लो 10 प्रतिवादी उस केस में है, वादी एक है लेकिन प्रतिवादी अनेक है, वादी हो सकते हैं अनेक लेकिन वादी एक है, प्रतिवादी अनेक है। तो जितने प्रतिवादी हैं उतने प्रतिवादियों के लिए आपको प्रतियां पेश करना होंगी वाद पत्र की। तो जैसे आपने वाद पत्र फाइल किया, वाद पत्र फाइल करने की तारीख से 7 दिन के भीतर आपको उतनी प्रतियां न्यायालय में पेश करना होंगी वाद पत्र की जितने की प्रतिवादी उसमें उल्लेखित है। तो ये बहुत अच्छा प्रोविजन है रूल 9 वाला। उसके बाद रूल 10 कहता है वाद पत्र का लौटाया जाना, तो अधिकारिता के आधार पर या कोई और कारण न्यायालय जैसे ठीक समझे न्यायालय उसको लौटा सकता है, वाद पत्र लौटा सकता है। ऑर्डर रूल 10। रूल 11 कहता है वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। अगर वाद पत्र लौटाया जाता है तो उसकी अपील तो हो सकती है, लेकिन जब नामंजूर किया जाएगा तो उसकी अपील नहीं होगी। ठीक है, अब नामंजूर कैसे किया जाएगा, वाद पत्र हेतु का प्रकट नहीं होते। अगर वाद पत्र हेतु जो वाद कारण है प्रकट नहीं होता है तो नामंजूर कर दिया जाएगा। अनुतोष मूल्यांकन कम है तो नामंजूर कर दिया जाएगा। विदाउट स्टाम्प है, मतलब स्टाम्प नहीं है उसमें इंक्लूड, तो उसको नामंजूर कर दिया जाएगा।
कथन द्वारा विधि वर्जित है, तो ऐसे कथनों का उल्लेख उसमें किया गया है जो कि विधि द्वारा वर्जित है, तब ये नामंजूर कर दिया जाएगा। उसके बाद 2 प्रतियों में फाइल करना होगा, बाद पत्रक आपने 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया है तो खारिज कर दिया जाएगा, नामंजूर कर दिया जाएगा। उसके बाद फीस, आपने फीस नहीं दी है, कोर्ट फीस, तो आपको नामंजूर कर दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं, इसके महत्वपूर्ण रूल हो जाते हैं ये। तो ऑर्डर 7 आपने समझ ली। ऑर्डर 7 मतलब प्लेंट, सबसे पहला स्टेज क्या होता है? सबसे पहला स्टेज क्या है? ये सबसे पहला स्टेज है कि आपने प्लेंट फाइल किया न्यायालय में। प्लेंट फाइल करने के बाद उसके बाद दूसरा स्टेप आता है समन इशू, इशू समन। तो समन जारी किए जाते हैं, समन जारी किए जाते हैं न्यायालय के द्वारा। न्यायालय के द्वारा जैसे आप प्लेंट सही है तो प्लेंट न्यायालय में लग गया, अब लगने के बाद समन इशू किया जाएगा। तो समन इशू किया जाएगा ऑर्डर 5 में। ऑर्डर 26 भी इसके साथ पढ़ना पड़ेगा। ऑर्डर 5 पढ़ेंगे तो ऑर्डर 5 में दिया गया है प्रतिवादियों को समन। अगर आप तो ऑर्डर 5 में जब आप देखेंगे तो उसमें दिया गया है प्रतिवादियों को समन। अब प्रतिवादियों को समन ऑर्डर 16 में दिया गया साक्षियों को समन। ऑर्डर 16 में दिया गया साक्षियों को समन। ऑर्डर 5 में दिया गया है प्रतिवादियों को समन। तो न्यायालय के द्वारा समन इशू किए जाते हैं। अब समन के बाद दूसरी प्रोसेस आती है, ऑर्डर 5 में समन इशू किए जाते हैं। अब ऑर्डर 5 में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऑर्डर 5 भी एक इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डर 5 में लिखा है समन का निकाला जाना और उनकी तामील। आप इसमें बैरेक्ट खोलें और बैरेक्ट में टिक करते जाए महत्वपूर्ण रूल्स जो मैं आपको बताते जाऊंगा। रूल 1 लिखा है समन। रूल 1 आता है समन। तो समन क्या होता है? समन क्या होता है? न्यायालय के द्वारा उस पर हस्ताक्षर होंगे न्यायालय के, उस पर मुद्रा लगी होगी न्यायालय की, तो वो होता है समन। 2 प्रतियों में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब जब आपको समन सर्व किया जाता है तो इसी रूल में ये लिखा है कि जब आपको समन किया जाएगा तो उससे 30 दिन के भीतर समन की तामीली से, जब आपके हाथ में समन आ गया उस तारीख से 30 दिन के भीतर आपको WS फाइल करना पड़ेगा न्यायालय में। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। अगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे फंस जाते हैं कि नहीं आते हैं तो फिर इसमें बढ़ाकर 90 दिन भी उल्लेख किया जा सकता है। 90 दिन का भी इसमें प्रोविजन दिया गया है, लेकिन बेसिकली 30 दिन में आपको रिटर्न स्टेटमेंट न्यायालय में पेश करना होते हैं समन तामीली की तारीख से। ये रूल 1 कहता है। उसके बाद रूल 5 आप टिक करें। रूल 5 कहता है समन विवादित स्तरीकरण या विवाद निपटारे के लिए होगा। तो समन क्यों किया जाता है ये बताया गया है इसमें। समन इसलिए किया जाता है जिससे वाद का निपटारा हो सके, न्यायालय में वो आएगा तो वाद का निपटारा किया जा सके, इसलिए समन जारी किया जाता है। उसके बाद रूल 9 आप इसमें टिक कर रहे हैं। रूल 9 कहता है न्यायालय द्वारा समन का परिधान। तो अर्थात उपनियम 3 इसमें दिया गया समनी वो तामील का जो खर्चा वगैरह होता है, इसमें जो उपनियम 3 है, रूल 9 का उपनियम 3 आप टिक करें। उपनियम 3 ये कहता है कि तामीली का जो खर्चा होगा, जैसे समन की तामीली जो की जा रही है, तो वादी ने केस फाइल किया था तो वादी ही उसका खर्चा देगा, समन तामीली का। उसके बाद अपन आगे आते हैं इसमें रूल 10 टिक करें। रूल 10 कहता है तामीली का ढंग। तो तामीली का ढंग का मतलब यह है कि अगर एक से ज्यादा अभियुक्त है तो उन सभी अभियुक्तों के लिए आपको, एक से ज्यादा उसमें प्रतिवादी हैं तो उन सभी प्रतिवादियों के लिए आपको समन सर्व करना होंगे। और उसके बाद अगर आप तामीली की बात करें तो आप किसी नौकर को उसकी समन की तामील नहीं कर सकते। इसमें एक महत्वपूर्ण ओटी आ जाता है इधर से कि क्या नौकर को समन की तामील की जाएगी, तो CPC के अंतर्गत और रूल 10 के अंतर्गत, ऑर्डर 5 रूल 10 के अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार से नौकर को रोका गया है कि नौकर को समन की तामील नहीं की जाएगी। अगर कोई एजेंट है तो वो कर सकता है, लेकिन नौकर को सरासर मना कर दिया गया है इस प्रोविजन में। उसके बाद आगे आए तो इसमें आप टिक करें ऑर्डर 5 के रूल 11। रूल 11 इसमें इंपोर्टेंट है। रूल 11 कहता है अनेक प्रतिवादियों पर तामील। तो हर एक पर प्रतिवादियों पर हर एक पर आपको तामील करना होगी। उसके बाद तामीली वयस्क सदर पर करना होगी। वयस्क सदर स्त्री या पुरुष हो सकता है। तो समन की तामील कम की जाएगी तो ऑर्डर 50 टिक करें और अरे रूल 15 टिक करें। रूल 15 कहता है तामीली वयस्क सदस्य पर की जाएगी। वयस्क सदस्य में स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं।
उसके बाद रूल 20 टिक करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापित तामील, प्रतिस्थापित तामील जैसे न्यायालय से समन गया और न्यायालय से समन जाने के बाद आपकी सदृश भाग पर लगा दिया जाएगा, आपके घर के दरवाजे के सामने लगा दिया जाएगा। जैसे ही आप दरवाजे खोले तो दिख जाएगा आपको, तो वो होता है समन की तामील कि हाँ ठीक है, और मतलब पर्ची लगा के उसकी फोटो खींच दी जाएगी, ठीक है। तो मान लिया जाएगा कि आपने समन की तामील हो गई है। प्रतिस्थापित तामील और रूल 20। उसके बाद रूल 24 आता है। रूल 24 कहता है कारागार में प्रतिवादियों पर समन की तामील। तो कारागार में प्रतिवादी अगर कारागार के अंदर बंद है और उस पर समन की तामील करना है तो कारागार के भारसाधिक अधिकारी को आप समन की तामील कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ऑर्डर 5 पढ़ा दिया। अब इसके बाद अपन नॉर्मल चलेंगे। समन की तामील होगी, समन इशू हो गए, समन की तामील मान लो प्रतिवादी को पहुंच गई, तो प्रतिवादी क्या करेगा, 30 या 90 दिन के अंदर अंदर अपना रिटर्न स्टेटमेंट न्यायालय में पेश करेगा। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? रिटर्न स्टेटमेंट मतलब एक जवाब पेश करेगा। जब आप बात पत्र न्यायालय उसको भेजता है तो उसका जवाब तो पेश करेगा ना प्रतिवादी की, ऐसी ऐसी बात नहीं, ऐसी ऐसी बात है, फलानी फलानी बात नहीं है, ये वाली बात है जो मैं बता रहा हूँ। तो रिटर्न स्टेटमेंट पेश करेगा। अगर रिटर्न स्टेटमेंट पेश नहीं करता है तो क्या होगा, एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाएगा। एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाएगा मतलब एक पक्षीय पूरा दावा झुक जाएगा, एक पक्ष में पूरा निर्णय कर दिया जाएगा, डिक्री कर दी जाएगी। तो ऑर्डर एक एक्स पार्टी ऑर्डर होता है। एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद अगर एक्स पार्टी ऑर्डर होता है तो ऑर्डर 9 रूल 6(1)(a) आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा कि एक्स पार्टी ऑर्डर कैसे किया जाता है। तो एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाएगा। एक्स पार्टी ऑर्डर करने के बाद आपको प्लेंटिफ एविडेंस के लिए बात आती है। फिर जब एक्स पार्टी ऑर्डर कर दी जाती है तो वादी जिसने न्यायालय में केस लगाया है उसके साक्ष्य ले लिए जाते हैं। साक्ष्य लेने के बाद न्यायालय डिक्री जारी कर देता है, एक्स पार्टी डिक्री जारी हो जाती है न्यायालय की। अब एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ भी आप जा सकते हैं जब आप 9(13) पढ़ेंगे। इसमें 9(13) मतलब ऑर्डर 9 रूल 13 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर के बारे में भी दिया है 9(13, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे तो रिटर्न स्टेटमेंट। अब जैसे ये यहीं खत्म हो गया, ये यहाँ खत्म हो जाता है पूरा काम, डिग्री हो गई खत्म बात। उसके बाद आप जहां जाए फिर डिग्री का एग्जीक्यूशन वगैरह कराने के बाद ही वो अलग एक सेपरेट पार्ट हो गई। अब इसमें आते हैं रिटर्न स्टेटमेंट पेश किया न्यायालय के बीच। ऑर्डर 9 रूल 1 में न्यायालय में उपस्थित हो गया प्रतिवादी और रिटर्न स्टेटमेंट में अपना जवाब पेश कर दिया। अब जवाब में दो चीजें हो सकती हैं, एक तो सेट ऑफ हो सकता है उस जवाब में और एक काउंटर क्लेम हो सकता है। सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब होता है जैसे मान लो वादी ने जो केस लगाया था उसमें 1 लाख रुपए का था, 1 लाख रुपए की कोई मनी रिकवरी सूट था। वो वादी ने जो केस लगाया वो 1 लाख रुपए का था, लेकिन उस 1 लाख के पहले प्रतिवादी ने उसको 10,000 रुपए दे दिए थे। कितने दे दिए थे? 10,000 रुपए दे दिए थे। तो ये बात उसने उल्लेख नहीं की अपने दावे में वादी ने कि उसने मुझे 10,000 रुपए दे दिए थे, अब 90,000 रुपए का दावा है। उसने डायरेक्ट 1 लाख रुपए का दावा न्यायालय में पेश कर दिया कि 1 लाख रुपए मुझे दिलवाया जाए और बाकी ब्याज जो भी कुछ है। न्यायालय में रिटर्न स्टेटमेंट पेश करता है प्रतिवादी, और प्रतिवादी जब न्यायालय में रिटर्न स्टेटमेंट पेश करता है उसमें सेट ऑफ का उल्लेख करता है। सेट ऑफ का उल्लेख का मतलब इसने 10,000 रुपए, मैंने इसको 10,000 रुपए पहले दे चुका हूं, मैं इसको 10,000 रुपए पहले दे चुका हूं, अब बकाया 90,000 रुपए हैं वो देना है, ना कि 1 लाख रुपए देना है। तो अगर वादी तैयार होता है, वादी कहता है कि ठीक है इसने 10,000 रुपए दे दिए थे लेकिन 90,000 तो दे, तो जो इसने एडमिट कर ली चीज कि ठीक है 10,000 रुपए तो दिए थे, 90,000 तो दे, तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ हो गया। 10,000 रुपए का 10,000 रुपए उसमें से सेट ऑफ हो गए 1 लाख में से, तो ये होता है सेट ऑफ, ठीक है। उसके बाद आते हैं काउंटर क्लेम पे। काउंटर क्लेम मतलब जो आपने दावा पेश किया था उसमें उसने पलट के अपना एक और दावा पेश कर दिया तो काउंटर कर दिया उसको प्रति दावा कहते हैं। इसका उल्लेख बहुत बड़ा है, मैं आपको किसी अन्य वीडियो में इसको पूरा समझाऊंगा।
सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को। सेट ऑफ तो आपने समझ लिया है और मैं समझाऊंगा, लेकिन काउंटर क्लेम को भी आपको पूरा समझाना पड़ेगा, तो अगली वीडियो में समझाऊंगा। आप आगे आने तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर समस्या खड़ी हो जाती है देखने की। उसके बाद आते हैं फ्रेमिंग ऑफ इशू। फ्रेमिंग ऑफ इशू मतलब अब दावा भी पेश हो गया, सब कुछ पेश हो गया, अब न्यायालय इशू फ्रेम करेगा। विवादों का जो विवाद हैं उनका स्थिरीकरण करेगा न्यायालय। तो ऑर्डर 40 रूल 1 में उनका स्थिरीकरण किया जाता है। मतलब न्यायालय ये बताएगा कि इन इशू पर आपको पूरा केस चलाना है। एक इशू का एग्जांपल मैं दे देता हूं। क्या संपत्ति पर ए का कब्जा है, ये पहला इशू हो गया। ये ऐसे इशू होते हैं। अब कब्जा है कि नहीं है, या फिर वसीयत से संबंधित मामला है, क्या वसीयत की गई थी कि नहीं की गई थी, ये इशू हो गया। ठीक है, तो ये इशू तो फ्रेमिंग ऑफ इशू होते हैं। उसके बाद इशू फ्रेम करने के बाद फिर सेकंड इसके बाद आता है विटनेस लिस्ट पेश की जाती है। विटनेस की जो साक्षी हैं उनकी लिस्ट पेश की जाती है सबसे पहले वादी के द्वारा। फिर उसके बाद प्रतिवादी पेश करेगा। पहले वादी पेश करेगा, उसका क्रॉस कौन करेगा, प्रतिवादी। फिर कौन करेगा, लिस्ट पेश, फिर प्रतिवादी करेगा। पहले वादी करता है लिस्ट पेश, उसका क्रॉस कौन करता है, प्रतिवादी। फिर प्रतिवादी पेश करता है, उसका क्रॉस कौन करता है, वादी। तो ये होता है, पहले पेश की जाती है प्लेंटिफ के द्वारा। पहले प्लेंटिफ पेश करता है, फिर डिफेंडेंट पेश करता है। तो दो चीजें ये, और क्रॉस उनका आप जानते ही हैं, डिफेंडेंट करेगा प्लेंटिफ के जो साक्षी हैं उनका, और अगर डिफेंडेंट पेश करता है तो प्लेंटिफ इसका क्रॉस करेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट स्टेज आता है फाइनल हियरिंग का। फाइनल हियरिंग एक इंपोर्टेंट पार्ट हो जाता है, जिसमें ऑर्डर 80 आता है। इसमें कई सारी कंडीशन बीच बीच में आती भी है, जो समझौता कराना है, कुछ भी कराना है, ये सब चीजें चलती रहती है। मेन जो ट्रायल होता है विचारण का, वो यही होता है, फाइनल हियरिंग। फाइनल हियरिंग होती है। फाइनल हियरिंग मतलब न्यायालय देखता है, इसके भी आर्गुमेंट सुनता है, इसके भी आर्गुमेंट सुनता है। तो ये फाइनल हियरिंग होती है, न्यायालय लास्ट बार देखता है। उसके बाद ऑर्डर 80 में इसका उल्लेख किया गया, ऑर्डर 18 में। उसके बाद दो पार्ट होते हैं, एक तो डिग्री जिसके पक्ष में झुकती है उसे डिग्री होल्डर कहते हैं, और जिसके खिलाफ आती है डिग्री उसे जजमेंट डेप्टर कहते हैं, निर्णीत वादी कहते हैं। ठीक है, तो फाइनल हियरिंग के बाद डिग्री पास की जाती है, जिसके पक्ष में की जाएगी उसे डिग्री होल्डर कहते हैं, और जिसके खिलाफ जाती है उसे जजमेंट डेप्टर निर्णीत ऋणी कहते हैं। उसके बाद जब डिग्री होल्डर अगर डिग्री हो जाती है तो वो अपनी एग्जीक्यूशन कराता है ऑर्डर 21 में। ऑर्डर 21 में वह अपना एग्जीक्यूशन कराता है, और उसके बाद जब जजमेंट डेप्टर के खिलाफ कोई डिग्री आई है तो वह या तो रिव्यू कराता है, या रिवीजन कराता है, या अपील करता है। रिव्यू करेगा या रिवीजन करेगा, या क्या क्या करता है, रिव्यू करता है। ऑर्डर 47 में रिव्यू का मतलब ये होता है कि जैसे जिस न्यायालय ने उस निर्णय को पास किया है उसी के द्वारा उसको दोबारा रिव्यू करना, उसको वापस देखना कि कोई गलती तो नहीं रहेगी इसमें। तो वो रिव्यू जब पिटीशन की जाती है तब रिव्यू किया जाता है ऑर्डर 47 में। जब रिवीजन किया जाता है तो सेक्शन 115 जो आप देखेंगे रिवीजन के लिए है। रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन का मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया गया है या डिग्री पास की गई है, उस डिग्री में अधिकारिता संबंधी कोई इशू है, एरर है, या कुछ भी इशू हो सकता है, तो रिवीजन जो फाइल किया जाता है वो हाई कोर्ट के समक्ष फाइल किया जाता है रिवीजन। और अपील क्या होती है, अपील होती है ऑर्डर 41 रूल, ऑर्डर 41 और ऑर्डर 45। प्रथम अपील, द्वितीय अपील, ये है इसमें दोनों ऑर्डर में। तो अपील तो आपको समझ में आती है। अपील यानी जैसे कोई निचले कोर्ट ने कोई निर्णय पास किया है तो उसकी अपील उसके हायर मतलब हायर न्यायालय में जाता है, उच्च न्यायालय में मतलब जाता है। तो ये चीजें पूरा विचारण था सिविल प्रक्रिया संहिता का। अगर आप सिविल मामला कैसे चलता है ये पूरा विचारण था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें
और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।